हाँ तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीएसई एडवांस सीरीज फिजिक्स का। हम लोग पार्ट टू है ना, पार्ट वन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। पार्ट टू इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कुछ, है ना, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लोग का उससे ले लेते हैं, पहली फर्स्ट पीडीएफ से, है ना। उसमें क्या कहता है क्वेश्चन? केस स्टडी द अल्फा वोल्टाइक जनरेटर एक्सपेरिमेंटल सेटअप. Our research facility is testing a new power source using a radioactive isotope, radium-226, atomic number 88, mass number 226. The source, the radium nucleus, is unstable and undergoes spontaneous decay, emitting an alpha particle to become a radon nucleus. अच्छा, the beam क्या है? The emitted alpha particles are collimated, focused into a steady beam that strikes a conductive collector plate. अच्छा, the circuit. The collector plate is connected to a circuit containing a 4 ohm resistor. The connection is protected by a safety fuse rated at 5 ampere. Data sensors detect that 1.875 into 10 to power 19 alpha particles strike the collector plate every second. Take elementary charge E equals to 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs. Question. क्या क्या पहला क्वेश्चन है? न्यूक्लियर रिएक्शन बेस्ड, राइट द बैलेंस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द डीके ऑफ रेडियम 226 इंश्योर बोथ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर कंजर्व्ड. देखो, रेडियम 226 किसमें ब्रेक हुआ? उससे एक अल्फा पार्टिकल निकला एंड वो रेडॉन का, मतलब रेडॉन पार्टिकल, रेडॉन का एटम बन गया सिंपली, है ना। एक तो था क्या था? रेडियम न्यूक्लियस इज अनस्टेबल एंड अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल टू बिकम अ रेडॉन न्यूक्लियस. तो हुआ क्या? सिंपली हुआ ये कि जो हम लोग का रेडॉन है, सॉरी रेडियम, वो बन गया रेडॉन, है ना। तो रेडियम का मास वो कितना था, कितना बोला क्वेश्चन में? 88 एंड 226. 88 एंड 226, इसने एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया और रेडॉन, ये एक अल्फा पार्टिकल है ना। अल्फा पार्टिकल का मास, एटॉमिक नंबर हुआ, मतलब टू, किसमें दो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और मास नंबर होगा 4, क्योंकि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओवरऑल अगर एटॉमिक नंबर कंजर्व रखे तो 88 इधर है, 2 इधर गया, तो इधर कितना बचा? 86. 226 में से 4 इधर गया, बचा कितना? 222. तो रेडॉन का न्यूक्लियस ये बन गया फाइनली हम लोग का, है ना। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर. एंश्योर बोथ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर है कंजर्व. तो इसका आंसर ये रहा, है ना, पहले पार्ट का. सेकंड पार्ट क्या कहता है कि द नेचर ऑफ द बीम. द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू अ रीजन विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, यानी कि अल्फा पार्टिकल कुछ इस प्रकार की फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें क्या बोला है? पॉजिटिव प्लेट ऑन टॉप. ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट. और यहां से कौन जा रहा है? अल्फा पार्टिकल्स, है ना। अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कौन सा होता है? अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम का न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि He+2. हीलियम का न्यूक्लियस, जब उसको इलेक्ट्रॉन्स हटा दो तो हीलियम पे ओवरऑल कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव साइड से रिपेल होगा. इसका मतलब क्या है कि beam of electric alpha particles passes through a region with a strong electric field, positive plate on top, negative plate at the bottom before hitting the collector trajectory towards which plate will the beam deflect. मतलब किस तरफ मुड़ जाएगी? तो ऑब्वियसली बात है कि अगर बीम ऐसे जा रही थी सीधी तो हल्का सा ऐसे बेंड हो जाएगी. कहाँ? नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स, क्योंकि ये है पॉजिटिवली चार्ज और वो नेगेटिवली चार्ज के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा एंड पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा बेसिकली. इस वजह से कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स की तरफ, है ना. फिर उसके बाद क्या है? एक्सप्लेन व्हाई रेफरिंग टू द स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल. वही सेम चीज, स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से ही वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ है ना. थर्ड क्वेश्चन क्या है? द करंट एनालिसिस, द कैलकुलेशन. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट आई इन एम्पियर्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अच्छा, करंट कितना फ्लो कर रहा है ये बताना है. करंट देखो आपके निकालने, करंट निकालना है. आई क्या हो जाएगा? आई निकालने के लिए हम लोग को क्या यूज करना है? फर्स्ट डिटरमाइन द टोटल चार्ज क्यू कैरिड बाय द बीम इन 1 सेकेंड. हिंट भी क्यू है ना. रिमेंबर एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस. तो इधर हम लोगों को क्या निकालना है? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना. ठीक है, ये निकालना है.
तो अब देखो, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्यू निकाल लेते हैं। क्यू क्या होता है, क्यू इज एन इंटू ई। मगर यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज हम किसको मान रहे हैं, एक भी। क्यू हम मान रहे हैं टोटल चार्ज। क्यू इज क्या, क्यू इज टोटल चार्ज ऑन कलेक्टर, है ना। और हम लोग एलिमेंट्री चार्ज किसको माने, और मतलब जो हीलियम पे चार्ज है अल्फा पे, मतलब कितना, एक हीलियम न्यूक्लियस पे हीलियम 2 4 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। हीलियम 2 4 इस पे कितना है, ये होता है, हम इसको कहते हैं, ये है +2e, है ना। क्यों क्यों क्यों, प्लस साइन डिनोट्स की, ये प्लस साइन है। ई मतलब, ई ई मतलब क्या है, ई इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस लगा के और प्लस लगाएंगे तो इधर हम लोग मतलब इधर वो प्लस साइन कंसिडर कर लेंगे सिंपली, है ना। यानी कि +2e का मीनिंग हो जाएगा कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ कितना, एलिमेंट्री चार्ज 1.6, वो भी पॉजिटिव साइन वाला, है ना। क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स इधर आ गया ना, क्योंकि जो हीलियम और न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन उससे छोड़ के जा चुके हैं, है ना। इस वजह से हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना। और उस पे 2 न्यूट्रॉन्स हैं, अब 2 प्रोटॉन्स की वजह से कितना चार्ज रहेगा, 2 +2, है ना। +2 रहेगा, +2 क्या, +2 इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर होता है, बस साइन का फर्क होता है ना। तो एक प्रोटॉन का चार्ज विल बी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज विल बी +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम सिंपली, है ना। तो इधर ये हो जाएगा एक हीलियम न्यूक्लियस पे चार्ज। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे कि एक हीलियम न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, तो वो कितना आ जाएगा, मान लो स्मॉल क्यू है, तो एक हीलियम न्यूक्लियस पे ओवरऑल कितना चार्ज है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, है ना। तो क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, 2 इंटू 1.6 इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, है ना। अब उसके बाद क्या है, क्यू निकालना है। क्यू क्या है, Q is the total charge collected, मतलब total charge on the collector in 1 second। अगर हम लोग I निकाल लें, I क्या है, I is the current रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि जितना करंट, जितना चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होके गया है, तो हम लोग एक काम करते हैं, उतना ही चार्ज निकाल लेते हैं जो 1 सेकंड में फ्लो होके गया है, दैट विल बी आवर करंट। यानी कि I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एरिया, है ना। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास किया, 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास किया, दैट विल बी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इनटू अल्फा पार्टिकल्स का क्या, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना था, कितने अल्फा पार्टिकल्स पास किए एंड अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना था। तो ओवरऑल Q इक्वल्स टू n की वैल्यू गिवन है इसमें कि कितने टोटल अल्फा पार्टिकल्स थे, है ना। कितना थे, 1.875 इंटू 10⁻19, है ना, और इंटू क्यू इंटू 3.2 10⁻⁻19। तो टोटल चार्ज Q पासिंग थ्रू कंडक्टर, पासिंग थ्रू क्या, कैरीड बाय द बीम इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1.875 इंटू 3.2, कैलकुलेट कर ले, ये हो जाएगा 6, और ये 10⁻19 और ये कुछ कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 6, क्या 6 आ जाएगा, 6 कूलम इन 1 सेकेंड, 6 कूलम इन 1 सेकेंड। अब करंट क्या होता है, करंट तो यही होता है ना, Q बाई टी। टी क्या हो जाएगा, टी शुड बी 1 सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कैरीड बाय बीम इन 1 सेकेंड, सिंपली वो कितना हो जाएगा, 6 कूलम इन 1 सेकेंड, यानी कि 6 एम्पियर्स, 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है हम लोग का, है ना। ड्यू टू किसकी वजह से, हीलियम न्यूक्लियस के फ्लो की वजह से, या इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं फ्लो कर रहा है चार्ज यहाँ पे, मतलब इसका करंट, सॉरी, करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, हीलियम न्यूक्लियस की वजह से, है ना। फिर उसके बाद तो इधर जो हम लोग का करंट आएगा ना, वो आ जाएगा 6 एम्पियर सिंपली, है ना। वो भी किसकी वजह से, हीलियम न्यूक्लियस, याद रखना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसमें फ्लो कौन कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है न्यूक्लियर, हीलियम न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर रहा है ना। अब सेकंड क्या है, लास्ट क्या क्वेश्चन है,
लास्ट है सेफ्टी चेक हाउस होल्ड सर्किट्स बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन इन क्वेश्चन 3, यानी कि इसमें डिटरमाइन वेदर द फ्यूज विल ब्लो, यानी कि मेल्ट और रिमेन इंटैक्ट, जस्टिफाई और आंसर। ब्लो फ्यूज की वैल्यू क्या थी, फ्यूज रेटेड था 5 एम्पियर का, तो बेसिकली फ्यूज की रेटिंग कितनी है, फ्यूज की रेटिंग है 5 एम्पियर और करंट कितना फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर, तो फ्यूज तो पक्का बात है कि ब्लो कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्यूज की रेटिंग का मीनिंग क्या हुआ कि वो 5 एम्पियर है, इट मीन्स कि उसमें से करंट जाना चाहिए, जो जाना चाहिए वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेफ्टी लिमिट वो 5 एम्पियर जा सकता है, इससे ऊपर जाएगा तो जो वो जाएगा फ्यूज वो ब्लू हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा एंड इससे एक्स्ट्रा करंट वो आगे पास ऑन होने नहीं देगा फ्यूज सिंपली, है ना। इस वजह से जो कैलकुलेटेड करंट है वो हम लोग का क्या होना चाहिए, या तो 5 एम्पियर होना चाहिए या 5 एम्पियर से कम होना चाहिए। 6 एम्पियर आ रहा है फाइनली, तो हम लोग का जो कैलकुलेटेड करंट है वो आई, यानी 6 एम्पियर इज ग्रेटर देन द फ्यूज रेटेड करंट, है ना। इस वजह से फ्यूज क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा एंड वो ब्लो कर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा सिंपली, है ना। तो फाइनली इस पार्ट का ये आंसर था, पहले वाला जो हम लोगों का क्वेश्चन था उसका ये आंसर। टोटल चार्ज, बस इधर ये वाला पार्ट काफी अच्छा था कि टोटल चार्ज कर आई को हम लोगों ने क्या माना है, क्यू बाई टी माना, आई को जो क्यू बाई टी होता है, जिसमें हम लोगों ने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की डेफिनेशन को डायरेक्टली लगा दिया, यानी कि क्या बोला कि जो हम लोग का 1 सेकंड में चार्ज फ्लो करेगा उसको ही हम डायरेक्ट करंट का नाम दे देंगे, है ना। तो वही हुआ यहाँ पर, ये Q इक्वल टू 6 कूलम इन 1 सेकंड, उसको ही हमने 6 एम्पियर बोल दिया। अब Q जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो है N इंटू क्यू। N इंटू क्यू मतलब नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल है, नंबर ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इंटू एक हीलियम न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, एक हीलियम न्यूक्लियस पे +2e चार्ज होता है, +2e यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻19, है ना, पॉजिटिव साइन लगा के, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स है 2 न्यूट्रॉन्स है हीलियम न्यूक्लियस में, है ना। ओवरऑल इस हिसाब से ये क्वेश्चन डिसाइड था। तो चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या ऐसा क्वेश्चन। हाँ, अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे जहाँ पे जो सेकंड पीडीएफ पे हम लोग रुके थे ना, वो मार्बल का पाथ 1 पाथ 2 वाला पहला क्वेश्चन मतलब वहां तक कर लिया था। उसके बाद PYQs या SPQs के अच्छे वाले क्वेश्चंस जो करने हैं उसके आगे डिस्कस करेंगे सिंपली, है ना। तो वो वाली PDF ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा ना, ठीक है। तो अब चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन बिलो इज अ सर्किट टू स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, पहले सर्किट कुछ गिवन है, इसको बना लेते हैं। और है ना, क्या है, एक कुछ कार्डबोर्ड जैसे दिख रहा है। हम्म, है ना, ये है और इसमें से ये DC सप्लाई ना, DC करंट फ्लो कर रहा है सिंपली। ये की है ना, तो और क्या है? ये X, ये Y, है ना। नॉर्थ नॉर्थ इस साइड को है, ये साइड गिवन है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, है ना। इधर को होगा ईस्ट, इधर को होगा वेस्ट, है ना। ये गिवन है और क्या है, और इस साइड एक ये बना है, P, है ना। ये है A, ये है C, ये है B और ये है D, ठीक है। और क्या गिवन है, P1 की वैल्यू, P1 की डायरेक्शन कुछ ऐसे है और P2 की कुछ ऐसे है सिंपली, है ना। अब क्या है, चलो इतना तो बन गया, है ना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन का क्या है, गिवन बिलो इज अ सर्किट टू स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ABCD इज अ कार्डबोर्ड। अच्छा, ABCD कार्डबोर्ड है, केप्ट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर XY। अच्छा, XY कंडक्टर है जिसके परपेंडिकुलर मैंने कार्डबोर्ड को रखा है, ठीक है। चलो, अब मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस एट द पॉइंट P ऑफ द कार्डबोर्ड। अच्छा, यहाँ पर P पॉइंट पे हम लोगों ने क्या रख दिया है, मैग्नेटिक कंपास को रख दिया है, ठीक है। फिर क्या है,
P1 and P2 are the positions of the magnetic compass before and after passing a current through XY respectively. अच्छा, यानी कि P1 वो वाला डायरेक्शन ऑफ क्या है कंपास जब मैंने इसमें करंट फ्लो नहीं किया था, और P2 वो वाला डायरेक्शन है जब इसमें करंट फ्लो किया। तो सिंपली ये देखो ध्यान से, ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है नॉर्थ को, है ना। P1 किसको, जब करंट मैंने फ्लो नहीं किया था, ये पॉइंट किसको कर रहा है? नॉर्थ को। तो जो एक्चुअल में होना भी चाहिए, सही बात है एकदम, ये नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है। और जब P2 है तब ये किसको पॉइंट कर रहा है? वेस्ट को। तो वो किस वजह से कर रहा होगा वेस्ट को? तो हम लोग उससे निकालते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कौन से रूल से निकालते हैं? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल ये वाला, ऐसे करके, है ना। तो देखो बेसिकली ऐसे ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो वायर है कुछ ऐसे, है ना, कुछ इस हिसाब से ऐसे देखो, है ना। और वो क्या रहा है इसमें इसमें जो पी पे डायरेक्शन है, पी कहाँ है? आगे है, पी है इसके आगे, यानी कि मान लो की बात है, और पी पे डायरेक्शन इस साइड को आ रहा है, इस साइड को आ रहा है, मतलब हम लोग ऐसे अगर पेन को पकड़े, अगर हम लोग ऐसे वायर को पकड़े और ऐसे घुमा दें, तब जाके पी पे डायरेक्शन इस साइड को आएगी, है ना। ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे हम लोग अगर अपने राइट हैंड को मतलब थंब के अकॉर्डिंगली ऐसे मूव करें ना, तब हम लोग का डायरेक्शन इधर आ रही है, क्या, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो पी पे इस साइड डायरेक्शन आएगी कब? जब हम लोग वायर पे ऐसे वो करेंगे, क्या, ऐसे थंब रख के ऐसे फिंगर्स को रोल करेंगे सिंपली। इसका क्या मतलब हुआ कि जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऊपर से नीचे, है ना। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कैसे पता चला? वही सेम चीज है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तभी तो हम लोगों ने जब फिंगर्स को क्रॉस से टोल गया तो जाके पी पर ऐसे इस साइड वो डायरेक्शन आ रही है, और पी किस पे है? ध्यान से देखो तो पी थोड़ा सा आगे रखा है वायर के, है ना, सी के करीब है ना। सिंपली वही है। फिर क्या बोल रहा है? नेम द रूल दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। तो वही सेम चीज है, मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन किससे पता चला? वही मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, या फिर सिंपल राइट हैंड थंब रूल भी लिख सकते हैं ना, और या फिर स्नो रूल फलाना ठिकाना, बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, कुछ भी लिख सकते हैं, सही है इसमें। बस वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वगैरह वो यहाँ नहीं है, इनकेस कोई वो सोचे, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है मोशन ऑफ द कंडक्टर निकालने के लिए, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड वो होता है जब क्या, करंट। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है उसके लिए, किसके? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह होता है ना। फिर उसके बाद क्या है? स्टेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। जब सर्किट कंप्लीट है, यानी कि यहाँ पे की ओपन है, की को हम लोग क्या करते हैं? की को क्लोज कर देंगे, और इधर आर रेजिस्टेंस है ना, और डीसी सप्लाई है सिंपली। तो अब पूछा है कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो करंट एक्स टू वाई फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम एक्स टू वाई। कैसे पता चला? पी की डायरेक्शन से, है ना। पी पे अगर इस साइड को जब जा रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पी पे इस साइड को है, और वो तभी हो सकती है जब करंट ऐसे फ्लो करे, ऐसे, है ना, क्योंकि पी कहाँ है? थोड़ा सा कंडक्टर से आगे भी है, सी के करीब है ना, इस वजह से। फिर क्या है? इफ रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड, चाहिए रेजिस्टेंस आर वेरिएबल, वेरिएबल शो करने के लिए ऐसे शो करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। If resistance R is increased, then what will be the effect on the magnetic lines of force around the conductor? तो होगा क्या? अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इस ओवरऑल सर्किट में करंट डिक्रीज होगा, है ना। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? करंट कम हो गया। करंट डिक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड और मतलब जो वो हो जाएंगी, क्या, दूर दूर बनने लगेंगी, या फिर लेस डेंस हो जाएंगी। मतलब पहले अगर ऐसे बन रही थी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे, तो अब ऐसे बनेगी, है ना, बहुत दूर दूर बनेंगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो कम हो जाएगी, मैग्नेटिक क्यों क्यों क्या? वो इस वजह से, क्योंकि करंट कम हो गया। करंट क्यों कम हो गया? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, वोल्टेज तो उतना ही सप्लाई कर रही है, डीसी सप्लाई उतना ही है ना। करंट क्या हो गया? कम हो गया, करंट कम हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दूर दूर बनने लगेंगी, है ना। बस इतना ही है इसमें। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, है ना, काफी। मतलब इस डायरेक्शन ऑफ मतलब कंपास से हम लोग को करंट का पता लगाना एंड ओवरऑल काफी चीजें, है ना। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर अ रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस
the ratio of I is to O is 2:5, then the object is I is the height of the image and O is the height of the object. अच्छा, यानी क्या गिवन है कि I अपॉन O इक्वल्स टू 2/5। मतलब अगर I की वैल्यू क्या है, I की हाइट यानी इमेज ऑफ सॉरी हाइट ऑफ द इमेज इज 2x, तो इमेज ऑफ सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5x, यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा है सिंपली। और कौन सा है, फॉर अ रियल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, रियल इमेज फॉर्म हुई है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, और रियल इमेज ही बनाएंगे। देखो रियल इमेज कहाँ कहाँ तक बनती है, ये है फोकस एफ, कौन सा है ये वाला, इधर एक एफ होगा और इधर भी फोकस होगा, है ना। तो इधर एक फोकस होता है, एक इधर फोकस होता है ना, ये होता है क्या F2 और ये होता है F1। तो सेकंड फोकल पॉइंट इज मेन फोकल पॉइंट, है ना, ये पढ़ा है। अब देखो इसमें क्या होता है, इधर होता है 2F1, इधर होगा 2F1 और इधर होगा 2F2 सिंपली, है ना। अब नेक्स्ट बात आती है क्या, कि रियल इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक के बीच में कहीं नहीं लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं लाई करता है, यहाँ ये मतलब इस हिसाब से लेंस और फोकस के बीच में कहीं लाई करता है, तो कुछ इस हिसाब से इमेज बनती है। पीछे वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, है ना, वो क्या सिंपल माइक्रोस्कोप का जो वो है ना एप्लीकेशन, उस हिसाब की तब वर्चुअल इमेज बनती है, तो रियल नहीं बनती। तो रियल इमेज बनानी है तो जो भी हम लोग की ऑब्जेक्ट है वो F1 तक ही होगा, F1 के आगे तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। फिर क्या है, और क्या है, फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, और क्या बताएगी, रेशियो ऑफ द हाइट कितनी है 2x और O की कितनी है 5, यानी सिंपल सी बात है, जो हम लोग की इमेज बनी है उसकी हाइट छोटी है, इमेज की जो हाइट है वो छोटी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। इसका मतलब जो हम लोग की इमेज बनी है वो है डिमिनिश्ड, है ना। और डिमिनिश्ड इमेज कब बनती है, डिमिनिश्ड इमेज तब बनेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि 2f के बियॉन्ड, क्योंकि अगर 2f पर होगा तो सेम हाइट की इमेज बनती है ना। 2f और f1 के बीच में होगा तो मैग्नीफाइड इमेज बनती है, f1 और f1 के आगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब तो वर्चुअल मैग्नीफाइड बन जाएगी, सिंपल सी बात है। तो हम लोग का जो क्यों है क्या ये क्या जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो सिंपली 2f1 के बियॉन्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन बी बियॉन्ड 2f हम लोग का इसमें करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इस हिसाब से इसको ऐसे सोचना था कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट्स Y and Z the resistors R1 and R2 are connected in series in both the circuits, parallel in both the circuits, parallel in Y and series in Z, series in Y and parallel in Z। अच्छा, तो सीरीज पैरेलल पता करना है, सिंपल। तो Y हम लोग सर्किट बना लेते हैं, Y क्या कहता है कुछ इस हिसाब से, है ना। हाँ, ये क्या है R1 R2, है ना, और ये Y का सर्किट है, और Z का सर्किट क्या है, ये है R1, ये Z वाला सर्किट और ये R2। अब सिंपली सीरीज पैरेलल चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ से करंट भेजो, सिंपल सी बात है। यहाँ से मतलब बैटरी से करंट भेजो, अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो पैरेलल है, और अगर वो और डिवाइड होकर वोल्टेज अगर सेम रहा तो वो पैरेलल, और डिवाइड नहीं हुआ और वोल्टेज डिवाइड हो गया तब वो सीरीज में, सिंपल सी बात है। तो करंट मैं अगर यहाँ से भेजूंगा, करंट जाएगा ऐसे, गया गया यहाँ पे पहुंचा, इसको एक जंक्शन मिलेगा, थोड़ा सा करंट इधर भी जाएगा, थोड़ा सा करंट नीचे भी जाएगा, ऊपर भी गया नीचे भी गया, गया करंट, और फिर ऐसे जब करंट आएगा आएगा यहाँ पे मिलेगा, ये वाला करंट आके यहाँ पे मिलेगा, एंड ये दोनों करंट यहाँ पे आके ज्वाइन करके वापस ऐसे चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, यानी क्योंकि करंट डिवाइड हुआ और वोल्टेज सेम रहा, ये भी पता कर सकते हैं। मान लो कि इधर है वोल्टेज क्या, इधर है वोल्टेज बी और इधर है वोल्टेज ए, ये अगर ए है तो ये भी ए है और ये भी ए होगा फिर, है ना, क्योंकि सेम वायर है तो वोल्टेज सेम रहा, तो ये भी ए होगा, है ना। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, है ना।
सिंपल सी बात है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो ये देखो R1 देखो किसके बीच में, ए और बी के बीच में है। R1 के अक्रॉस कौन कितना पोटेंशियल है, ए माइनस बी, और इसमें भी R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, ए माइनस बी, यानी कि दोनों के लिए पोटेंशियल सेम रहा, ए बी और करंट दोनों में डिवाइड हो गया। तो पहला वाला वाई तो पैरेलल में ही तो पता चल गया। अब R1 की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट ऐसे गया गया, इसको यहाँ पे जंक्शन मिला, यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो जाएगा करंट ऐसे गया वापस गया और इधर मिल गया, ये करंट ऐसे गया इधर गया ऐसे गया और वापस इधर आके ज्वाइन हो जाएगा सिंपली, है ना। तो उस करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सिंपली, इसका मतलब ये भी पैरेलल का इंडिकेशन दे रहा है। एक बार इसमें भी ए बी बना के देख लेते, ए इधर बनाया बी इधर बनाया, तो ये पॉइंट है बी, है ना, तो ये भी पॉइंट हो जाएगा बी, है ना। ये पॉइंट है ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। अब ये वाला R2 किसके अक्रॉस है, ए और बी के। R1 किसके अक्रॉस है, ए और बी के, यानी कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी सेम है, यानी कि ये दोनों ही पैरेलल में है सिंपली, यानी कि ये दोनों सर्किट जो है पैरेलल इन बोथ द सर्किट इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है इस वाले पार्ट के लिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A ray of light enters a rectangular glass slab submerged in water। अच्छा, मतलब वो क्या रहा है कि आसपास वाटर है और ये वाटर है और इसमें आइस मतलब सॉरी ग्लास ब्लॉक है और लाइट इससे स्ट्राइक कर रही है ना। फिर क्या बोला है, a ray of light enters a rectangular glass slab submerged in water at an angle of incidence 55 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इसका 55 डिग्री, 55 डिग्री है ना। Does this ray undergo total internal reflection when it moves from water to glass? वाटर से कहा जा रहा है ग्लास में, और क्या बोला है कि द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस इज सी की वैल्यू क्या है 54। अब देखो जो यहाँ पर जिनका कॉन्सेप्ट वगैरह कमजोर होगा वो यहाँ पर गलत कर देंगे, कह देंगे हाँ ये टी आई का रो रहा है, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्यों, क्योंकि 55 जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है ना 54 से, सिंपल इस वजह से यहाँ पे टी आई आर हो जाएगा। बट इन्होंने ये नहीं ध्यान दिया, क्या नहीं ध्यान दिया, यहाँ जो रे जा रही है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, तब भाई वो नहीं होता है हम लोग का क्या, तब टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं शो करता है हम लोग का मतलब रे, है ना। तब क्या होगा, तब टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा सिंपली, है ना, सिंपल सी बात है। तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, इसलिए टी आई आर नहीं शो करेगा। टी आई आर तब शो करता जब ग्लास से वाटर में जाता है, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। दो कंडीशन है, दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, पहली कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन ये भी कि राइट लाइट रेज शुड गो फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, उल्टा नहीं हो सकता है, दोनों को ही सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो इस वजह से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। क्योंकि इसमें मतलब ये वाली इसमें अगर कोई फंस गया होगा तो उसने गलत कर दिया होगा, बाकी इसने ये ध्यान दिया होगा कि ऑप्टिकली रेयर ऑप्टिकली डेंसर में जा रही है तो उसका सही है ना। अब उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, करंट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक मेटालिक कंडक्टर है, किसी कोई मेटालिक कंडक्टर समथिंग लाइक दिस, है ना, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना, इधर करंट फ्लो कर रहा है, जैसे करंट निकल रहा है, तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी देर तक, इसमें लॉन्ग पीरियड को हाईलाइट किया गया है, ध्यान से देखो। तो फिर पूछा है स्टेट द चेंज यू वुड एक्सपेक्ट इन इट्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब देखो जिस कॉन्सेप्ट कमजोर होगा तो वो पहले देखो रेजिस्टेंस का पूछा है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो क्या कहेगा भैया, रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वो V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है ना। उसमें ये पढ़ा है ना कि V बाय आई इक्वल्स टू आर, और ये भी पढ़ा है कि ये जो आर है वो ना V पे डिपेंड करता है ना आई पे डिपेंड करता है। ये पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है।
है ना, दैट इज अ कांस्टेंट। यानी कि वोल्टेज अगर 20 वोल्ट होगा और किसी में मतलब किसी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और वोल्टेज उसके अक्रॉस 20 वोल्ट लगाया गया है, तो करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर्स का। अगर उसकी 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस 30 वोल्ट लगा देंगे तो करंट फ्लो करेगा 3 एम्पियर का। तो वोल्टेज के हिसाब से करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू नहीं चेंज करता है, रेजिस्टेंस उतना ही रहता है। यानी कि हम लोग क्या पता चलेगा कि रेजिस्टेंस ना इस पर डिपेंड कर रहा है ना इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये इन दोनों के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रहा। और रेजिस्टिविटी तो भाई मटेरियल होता है, उस पर डिपेंडेंट ना, मेटालिक कंडक्टर है वो थोड़ी ना चेंज हो रहा है, मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टिविटी सेम रहेगी और रेजिस्टेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट बदलने से रेजिस्टेंस पे क्या, मगर उन्होंने क्या बात मिस कर दी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से क्या होगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि काफी देर तक फ्लो करते रहने से जो हीटिंग इफेक्ट आएगा, आई स्क्वायर आर टी जो टी वाला टाइम है, और करंट क्योंकि काफी देर तक फ्लो कर रहा है, काफी देर तक फ्लो कर रहा है, इस वजह से जो हीटिंग इफेक्ट है वो काफी ज्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट काफी ज्यादा होगा, है ना, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है ना वो है। और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इस वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर राइज कर जाएगा हमारे जो मतलब कंडक्टर है उसमें टेम्परेचर राइज कर जाएगा। टेम्परेचर राइज करेगा तो मेटल की वो भी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, और मेटल का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, दोनों ही बढ़ेंगे, यानी कि दोनों इंक्रीज कर जाएंगे, रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी भी। ध्यान करो, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन, ये मतलब क्या है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर की वो होती है कि मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, है ना। वैसे ही उस हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा देर बढ़ेगी, जितनी ज्यादा देर करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आएगा, जितना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आएगा उतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इसमें मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मूवमेंट बढ़ेंगी। इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मूवमेंट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि मेटल का जो रेजिस्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, सिंपली, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, सिंपल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था फंसाने के लिए, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रे डायग्राम बनाए, वो बना लेते हैं, है ना। ये 60 डिग्री, और क्या बोला है, ये रे है जे, ये रे है आई, है ना, और ये रे है एच। ठीक है, आउट ऑफ, फिर पूछा है आउट ऑफ द थ्री रेज, है ना, शोन इन द डायग्राम व्हिच रे विल सफर टी आई आर व्हाइल इनसाइड द प्रिज्म, क्रिटिकल एंगल फॉर प्रिज्म इज 42 डिग्री। अच्छा, सिंपल सी बात है। अब देखो, तीनों को हम लोग बना के देख लेते हैं। अब देखो, आई जे के एच, एच सबसे पहले आता है ना अल्फाबेट में, एच आया। एच को अगर हम लोग ऐसे आई और जे उसके लिए हटा देते हैं पहले, है ना, आई और जे हटा देते हैं, आई और जे को बाद में ले आएंगे। हट जाओ भाई, है ना। एच अगर ऐसे है तो रे देखो, अब क्योंकि ये नॉर्मल के थ्रू ही ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, तो नॉर्मली मतलब नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट कर रहा है, तो ये सीधा चला जाएगा, डायरेक्टली ऐसे एंटर करेगा, यहाँ पे गया। अब क्या होगा, अब नॉर्मल होगा कुछ ऐसे, है ना, समथिंग लाइक दिस। ये है कितना, ये होगा हम लोग का, ये हो जाएगा कितना, ये देखो, ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला तो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, है ना। ये 60 डिग्री है तो ये कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो ये तो टी आई आर नहीं करेगा, ये तो सिंपली रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और रिफ्रैक्ट कैसे होगा, वो भी क्या, तो जब जा रहा है प्रिज्म से ग्लास में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, है ना, यानी कि समथिंग लाइक, तो नॉर्मल कुछ ऐसे बना है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल समथिंग लाइक दिस ऐसे बेंड हो जाएगा कुछ, है ना। तो इस हिसाब से कुछ बेंड होगा, बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगा, सिंपल टू टी आई आर नहीं होगा, है ना। तो एच के तो चलो ये हो गया केस, अब आई जे का भी देख लेते हैं, उनका के साथ क्या हो रहा है।
है ना। इधर कितना है 30 डिग्री, है ना। आई कैसे था, ऐसे था 90 डिग्री पे। अच्छा आई ऐसे है, तो आई भी नॉर्मली जब नॉर्मल अलॉग ही जब इंसिडेंट कर रहा है तो आई आएगा सीधे, है ना। आई आया ऐसे, ये 30 डिग्री है और ये कितना है, ये है 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब नॉर्मल बनेगा कुछ ऐसे, नॉर्मल बना कुछ ऐसे, तो ये कितना है, ये होगा 60 और ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये भी वही है, सेम 30 डिग्री आ रहा है कितना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फिर क्रिटिकल एंगल से कम है, इसका मतलब फिर से जब ग्लास से एयर जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा कुछ ऐसे, है ना, ऐसे बेंड कर जाएगा। तो यहाँ पर भी टी आई आर नहीं शो करा। सिंपली अब देखते हैं ये वाला। अब तो वैसे तो पता चलेगा कि जे ही शो करेगा, बचा वही। तो अब लेकिन फिर भी हाँ, उसको भी एनालाइज करके देख लेते हैं कि वो उसके साथ क्या हो रहा है ना। एक बार अच्छे से मिटा के अच्छे से बना देते हैं, है ना। देखो, है ना, ये 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और जे कैसे आ रहा था, जे आ रहा था ऐसे 90 डिग्री ऐसे, है ना। तो अब ये भी नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट कर रहा है, यानी कुछ ऐसे, तो आएगा सीधे, आया आया आया, और इधर स्ट्राइक करेगा, इधर स्ट्राइक करेगा, है ना। तो अब इस पे क्या होगा, देखो ये 60 है और ये तो 90 है, और ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 30, ये 30, और नॉर्मल बनेगा कुछ ऐसे, यानी कि ये कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60, दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टी आई आर हो जाएगा सिंपली, है ना। यहाँ पे टी आई आर होगा कुछ इस प्रकार से, तो 60 मतलब हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, इधर भी 30 आ जाएगा, है ना। इधर भी 30 है, इधर 90 है, इधर कितना आ जाएगा 60, फिर इधर कितना आएगा, इधर आएगा 30। अब इधर 30 आया तो इधर पे वो बन जाएगा क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा सिंपली, है ना। तो कुछ इस हिसाब से जे हम लोग का रिफ्रैक्शन शो करेगा, तो टी आई आर सॉरी रिफ्रैक्शन कह रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा व्हाइल इनसाइड द प्रिज्म, है ना। आउट ऑफ द थ्री रेज shown in the diagram, which ray will suffer TIR while inside the prism? Copy the diagram to complete the path of the ray which you have named in A till it comes out of the prism. तो इसमें सारे एंगल्स वगैरह मेंशन करना वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड किस हिसाब से रे मूव कर रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था कि मतलब पता करना है ये कौन सी रे, वैसे तो इजी हो जाता, टफ नहीं था, बट हाँ एक तरीके से थोड़ा सा ट्विस्टेड तरीके से पूछ लिया कि एच आई जे में से कौन सी रे है जो टी आई आर शो करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो मे भी हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, उनके लिए बेटर है ना कि शो क्लियर कर दिया ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज एन एयर बबल ट्रैप्ड इनसाइड इट एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम बना लेते हैं चलो, है ना। इसमें क्या बोला है कि इसके अंदर एक एयर बबल है, एयर बबल, है ना। ये कितना है, ये बी है, सी, डी, ए, है ना। और ये टोटल इसका कितना गिवन, 15 सेंटीमीटर डायग्राम में, है ना। क्या है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या गिवन है, म्यू इक्वल्स टू 1.5, है ना। trapped inside it as shown in the diagram when seen from the surface AB। जब AB से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे AB साइड से, कुछ ऐसे आंख होंगी ऐसे, है ना, ऐसे ऊपर से देखेंगे, है ना। तो क्या दिखेगा, तो when seen from the surface AB it appears to be 4 सेंटीमीटर डीप, यानी ये दिखेगा कि 4 सेंटीमीटर डीप है, दिखेगा। अपीयर्स, अपीयर्स मतलब कि अपेरेंट डेप्थ की बात हो रही है, यानी कि ऊपर से ए बी सरफेस से, यानी अपेरेंट डेप्थ एडी, एडी लिखेंगे अपेरेंट डेप्थ, जो इसको ऐसे लिखते हैं अपेरेंट, अपेरेंट डेप्थ फ्रॉम एडी कितना है, ए बी सॉरी ए बी से कितना है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो रियल डेप्थ फाइंड कर लेते हैं, रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी, म्यू इक्वल्स टू, म्यू का क्या होता है,
म्यू इक्वल्स टू आर डी अपॉन ए डी, है ना। ये तो होता है कि नहीं। रुको रुको, एक सेकंड, फॉर्मूला क्या था इसका। म्यू इक्वल्स टू, हाँ, म्यू इक्वल्स टू आर डी रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट, है ना। सिंपली तो रियल डेप्थ कितनी आ जाएगी, रियल डेप्थ विल बी म्यू, म्यू यानी कि 1.5 इंटू अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, है ना। तो 4 सेंटीमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 इंटू 4 सेंटीमीटर विल बी 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग का जो रियल डेप्थ आ रही है, रियल डेप्थ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर ए बी साइड से, फ्रॉम ए बी साइड, ए बी साइड से कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर सिंपली, है ना। फिर क्या है कि फिर पूछा है कि फॉर विच कलर ऑफ लाइट, ब्लू और येलो, द अपैरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर, है ना। तो कौन सी लाइट के लिए अपैरेंट डेप्थ ज्यादा होगा, पूछा है कि ब्लू या येलो के लिए। तो देखो इधर कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो हम लोग का जो वो होता है क्या, शिफ्ट, शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, शिफ्ट डिपेंड करता है उस पे, किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना। जिसका म्यू ज्यादा, उसका शिफ्ट ज्यादा होता है। शिफ्ट मतलब, शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, यानी जैसे कि इसमें रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो वो हमारा शिफ्ट हुआ, शिफ्ट, है ना। तो शिफ्ट किस पर डिपेंड करता है, शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, म्यू, या फिर शिफ्ट कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके 1 अपॉन लैम्डा के, क्योंकि म्यू जो है वो हम लोग का लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और शिफ्ट क्या हो जाएगा, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका शिफ्ट कम होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है। विप ग्योर, विप ग्योर अगर हम लिखें VIBGYOR, तो कौन से कलर है, ब्लू और येलो पूछा है ना। तो येलो बाद में आ रहा है, यानी येलो का वेवलेंथ ज्यादा है, येलो का वेवलेंथ ज्यादा तो उसका शिफ्ट कम होगा, यानी कि येलो का होगा शिफ्ट कम, येलो का शिफ्ट कम होगा, ब्लू का शिफ्ट ज्यादा होगा। येलो का शिफ्ट कम होगा इसका क्या मतलब है, येलो का शिफ्ट कम होगा इसका ये मतलब है कि उसका अपैरेंट डेप्थ ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि अगर मान लो ये बात है, अपैरेंट डेप्थ इसमें कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर, और रियल डेप्थ है 6 सेंटीमीटर, मान लो की बात है अपैरेंट डेप्थ होता है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो रियल डेप्थ तो अभी भी 6 सेंटीमीटर है, लेकिन अपैरेंट डेप्थ मान लो की बात है 2 सेंटीमीटर हो किसी और कलर ऑफ लाइट के लिए, है ना। तब उस केस में क्या होगा, तो उस केस में शिफ्ट क्या हुआ, अभी शिफ्ट है, अभी के लिए कितना, अभी शिफ्ट है, इतना शिफ्ट है अभी, अभी है 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर अपैरेंट डेप्थ होता है 2 सेंटीमीटर, तब हमारा शिफ्ट होता है कितना, तब होता है शिफ्ट 4 सेंटीमीटर। तो उसके मतलब जितना शिफ्ट बढ़ेगा उस हिसाब से अपैरेंट डेप्थ कम होगा, यानी कि अपैरेंट डेप्थ जो है वो मतलब ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि शिफ्ट कम है। तो शिफ्ट अगर कम है, शिफ्ट अगर कम है येलो के लिए, है ना, तो येलो के लिए अगर शिफ्ट कम है इसका मतलब उसकी अपैरेंट डेप्थ ज्यादा होगी, अपैरेंट डेप्थ ज्यादा है तभी, तब हम लोग को यही पूछा है कि फॉर विच कलर ऑफ लाइट, ब्लू या येलो, अपैरेंट डेप्थ ग्रेटर होगी। तो सिंपल सी बात है, येलो के लिए, येलो लाइट के लिए अपैरेंट डेप्थ ग्रेटर होगी, क्योंकि उसके लिए शिफ्ट कम होगा। शिफ्ट क्यों कम होगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के शिफ्ट, है ना, वेवलेंथ के, है ना। और पूरा मतलब इसको सीरीज में करके ऐसे बता दिया, येलो तक पहुंच गया कि येलो हमारा फाइनल कलर है, ब्लू और येलो में से कि येलो कलर जो होगा वो होगा क्या, उसकी अपैरेंट डेप्थ ज्यादा होगी सिंपली। फिर क्या बोला है, टर्निंग द ग्लास ब्लॉक अपसाइड डाउन डज नॉट चेंज द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द एयर बबल, यानी कि इसको उल्टा कर दे, यानी कि ए बी साइड से ना देख के सी डी साइड से देखें। अगर सी डी साइड से देखेंगे तो कितना है, मान लो की बात है इधर, इधर ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, और इसकी रियल डेप्थ कितनी आ रही थी, ये आ रही है 6 सेंटीमीटर इस साइड से, ए बी साइड से। और सी डी साइड से रियल डेप्थ कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 6, 9 सेंटीमीटर। सिंपल है ना, 9 सेंटीमीटर कहाँ से आ गई, सीडी साइड से, सीडी साइड से रियल डेप्थ इज 9 सेंटीमीटर। अपैरेंट डेप्थ फाइंड कर सकते हो, एडी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर डी ऑन म्यू, है ना। एडी कितना है, एडी इज आरडी, आरडी इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम सीडी साइड अपॉन 1.5, है ना। तो अपैरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, अपैरेंट डेप्थ विल बी 6 सेंटीमीटर,
तो apparent डेप्थ हम लोग का 6 सेंटीमीटर आएगा इस बार। पहले कहता था 4 सेंटीमीटर, अभी कितना है 6 सेंटीमीटर। सीटी से देखने पर, एबी से देखने पर 4 सेंटीमीटर है और सीटी से देखने पर 6 सेंटीमीटर apparent डेप्थ है ना। तो अगर हम लोग ग्लास ब्लॉक को उल्टा करें तो ये क्या कह रहे हैं कि इट डज नॉट चेंज द apparent डेप्थ ऑफ द एयर बबल। नहीं भाई, apparent डेप्थ तो बदल गई ना। एबी से देखने पर 4 सेंटीमीटर है और सीटी से देखने पर 6 सेंटीमीटर है, तो बदल गई ना। इस वजह से इट इज फॉल्स। जो हम लोग की स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर वो होगी फॉल्स। फॉल्स है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f पोजीशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। वही ये बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे है, ये मान लो ये है एफ, ये है एफ, ये है 2f, ये है 2f, है ना। इस पे कुछ इस हिसाब से वो रखा है क्या, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऐसे रह जाएगी, है ना। ऐसे गई गई, इससे ऑब्जेक्ट से निकली और कहाँ पे, और एक रे कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे, है ना। ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू सीधा पास हो गई। और जो ऐसे पैरेलल गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी मतलब फोकस से पास होकर, सिंपली, है ना। हम्म, कुछ इस हिसाब से ना। ये 2f का थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये है हमारा 2f वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही करना होता, सिंपल है ना। तो हम लोगों ने क्या बना लिया, रे डायग्राम बना लिया। क्या था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f पोजीशन, सेम साइज का होगा, है ना। सेम साइज होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, सेम साइज ऑफ एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। रियल है और इन्वर्टेड उल्टा है। रियल है क्योंकि रियल में ये जो हम लोग की रेल्स हैं ये रियल में वो करेंगे क्या, कन्वर्ज। फिर क्या बोला है, हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज इफ ओनली वी रिप्लेस द लेंस, if we only replace the lens in the above arrangement with another lens of a greater overlength। अच्छा, यानी कि अगर हम क्या करें, इस वाले डायग्राम में इस लेंस को हटा के एक ऐसी लेंस रख दें जो इस लेंस से, मतलब जो इस लेंस का फोकल लेंथ है उससे बड़ी होगा उसका फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बिना चेंज किए हुए। तो क्या होगा, मतलब तब इमेज के जो वो है, इमेज का साइज कैसा होगा, मतलब मैग्नीफाई हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, या फिर सेम साइज की रहेगी। तो ये देखो, ये अच्छा बात है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो की बात ऐसा वाला केस हो जाए, यानी कि वो केस तब होगा जब या तो इसको पतला कर दो या तो बड़ी सी लेंस ले लो, जैसे इस हिसाब से, है ना। कर लीजिए। और ये ऑब्जेक्ट को सेम जगह पे रखना है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करने को नहीं बोला, उसने बोला है कि हम लोग केवल लेंस लेना है ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ, है ना। ग्रेटर फोकल लेंथ मतलब एफ मान लो की बात है कि यहाँ कहीं होगा। अगर एफ यहाँ होगा तो 2f यहाँ आएगा, सिंपल, है ना। एफ यहाँ कहीं आएगा, 2f यहाँ कहीं आएगा, सिंपल, है ना। तब क्या होगा, 2f और f के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड बनेगी, है ना। तो इमेज विल बी मैग्नीफाइड, है ना। इमेज विल बी अब मैग्नीफाइड हो जाएगी। पहले से थी सेम साइज, अब हो जाएगी मैग्नीफाइड, यानी कि साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस, सिंपली साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। इमेज का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, है ना। चाहे यहाँ पर आए इमेज, चाहे इसके बीच में भी है, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगी तब भी इमेज बढ़ेगी, मतलब इमेज की साइज बढ़ जाएगी, वो भले ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाए। लेकिन इधर साइज ऑफ इमेज पूछा गया है ना, वो तो इंक्रीज करेगी ही, क्योंकि अगर हमने इस लेंथ की जगह एक ऐसी लेंथ रखती जो ग्रेटर फोकल लेंथ की है, तो फोकल लेंथ बड़ी है। फोकल लेंथ यानी यहाँ पे एफ बनेगा और 2f यहाँ पे बनेगा, वो पोजीशन ऑब्जेक्ट की तो वही रहेगी सेम, है ना। उसके उसी हिसाब से, तो अब इस हिसाब से इस वाली फोकल, इस वाले लेंस के लिए क्या हो गया, 2f और f के बीच में आ गई हमारी ये ऑब्जेक्ट, 2f और f के बीच में आ गई ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया,
तो उस हिसाब से हमारा जो इमेज है वो क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड बनेगा यानी कि इमेज सॉरी साइज का, इमेज का साइज बढ़ जाएगा सिंपली, है ना। तो ये एक अच्छा पार्ट था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। हाँ तो चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टू रेस पी क्यू एंड आर एस आर इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। पहले ग्लास ब्लॉक बना है, डायग्राम बना लेते हैं, है ना। और दोनों का इंसिडेंट क्या है, 35 डिग्री वाला। और ये बेंड अच्छे से नहीं हुआ पर मान लेना, ठीक है। पी क्यू आर एस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का है कितना, आई इक्वल्स टू 35 डिग्री, है ना, दोनों का ही। ठीक है, अब पूछा है कि टू रेज पी क्यू। अब देखो ध्यान से देखो, तो इधर क्या पता चला है कि पी क्यू की रेज ज्यादा बेंड नहीं हुई है। मतलब जो आर एस है वो जब ऑप्टिकली रेयर ऑप्टिकली डेंसर में गया तो वो ज्यादा बेंड हो गया। आर एस जो वाली रे थी वो ज्यादा बेंड हो गई, लेकिन पी क्यू वाली जो रे थी वो जब ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में गई तो वो ज्यादा बेंड नहीं हुई सिंपली, है ना। तो टू रेज पी क्यू एंड आर एस are incident on a rectangular glass block as shown in the diagram. Also, the diagram it answers the questions that follow. Which of these two rays will have greater lateral displacement on emerging out of the block? Simply, अगर देखो जो रे ज्यादा बेंड हुई है, जो रे ज्यादा बेंड हुई है उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। कैसे, देखो अगर रे बेंड नहीं हुई होती, रे बेंड नहीं हुई होती तो ऐसे सीधी निकल जाती, है ना। लेकिन क्या हुआ, उसके रास्ते में अगर रे बेंड हो रही है इसका मतलब उसके रास्ते में कोई ग्लास ब्लॉक आया लेटरल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे जाके ऐसे गई एंड देन ऐसे गई, है ना। वो जा तो सीधे रही थी, जा रही थी सीधे, बट हम लोगों ने क्या किया उसके पाथ में एक ग्लास ब्लॉक और मतलब ऐड कर दिया। इसका मतलब वो जितना ज्यादा बेंड करेगी इस तरफ को उतना ज्यादा जो रे है वो ऐसे आएगी। मतलब मान लो की बात है ऐसे बेंड होती, इतना ही बेंड होती, तब वो कैसे जाती, तब वो ऐसे निकलती, है ना। तब उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस, है ना। तो तब डिस्टेंस थोड़ी सी कम होती। अभी क्या है, जब जितना ज्यादा जो रे बेंड करती है ना, उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सिंपली हम लोग को देख के पता चल रहा है आर एस क्योंकि ज्यादा बेंड करी है तो आर एस का लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो ऑप्शन मतलब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है आर एस रे, आर एस रे, है ना। और फिर बी पढ़ते हैं, क्या है बी। बी क्या रहा है, ट्रैवल विद ग्रेटर स्पीड इन द ब्लॉक। इन दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा चेंज होगी, देखो स्पीड उसकी ज्यादा चेंज होगी जिसपे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इफेक्ट कम पड़ा होगा। मतलब देखो जब ये गया, आर एस वाली रह गई, वो ज्यादा बेंड हो गई, ज्यादा बेंड हो गई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने उसकी स्पीड में, जिनके बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का डिफरेंस था वो इतना ज्यादा था कि इन दोनों के बीच स्पीड का इतना मतलब चेंज आ गया कि किसने अपनी स्पीड को इतना चेंज कर लिया कि ये कुछ इस तरीके से बढ़ गई आर एस रे। जबकि पीक्यू वाली रे जो थी उसने अपनी स्पीड को ज्यादा चेंज नहीं किया। यानी कि ओवरऑल अगर हम ब्लॉक के अंदर की बात करें तो हुआ ये कि आर एस ज्यादा बेंड हुई ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो सिंपली हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन सेम इन मीडियम, है ना। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम के स्पीड, है ना। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि आर एस क्योंकि ज्यादा बेंड हुई है तो इसके लिए म्यू ज्यादा है, इसके लिए म्यू ज्यादा है, इसके लिए क्योंकि पी क्यू रे कम बेंड हुई तो इसके लिए म्यू कम है, इसके लिए म्यू कम है। इसका मतलब इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ज्यादा क्योंकि ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब पी क्यू रे जो है सिंपली वो हम लोग की ग्रेटर स्पीड से ट्रैवल करेगी ब्लॉक के अंदर,
है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, स्कैटर मोर इन द एटमॉस्फेयर। स्कैटर कौन करता है, देखो स्कैटर वो ज्यादा करती है, स्कैटर वो वाली रे ज्यादा करती है, स्कैटरिंग इसकी ज्यादा होती है। देखो स्कैटरिंग होती है उस रे की ज्यादा जिसकी वेवलेंथ कम होती है ना। वेवलेंथ कम होगी जिसकी, उसकी मतलब स्कैटरिंग ज्यादा, और वेवलेंथ कम किसकी होती है, जिसका म्यू ज्यादा होता है, मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ सिंपली। तो स्कैटरिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऐसे हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो रे ज्यादा बेंड करी होगी वो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा स्कैटर करेगी, यानी कि आर एस क्योंकि ज्यादा बेंड करी है तो उसके लिए म्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा स्कैटर करेगी, यानी कि इसके लिए हम लोग का आंसर होगा आर एस रे, वो ज्यादा स्कैटर करेगी, है ना। ये स्कैटरिंग का कुछ होता है ना, 1/λ की पावर 4 समथिंग, है ना। और म्यू जो होता है वो 1/λ होता है। तो स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी, समथिंग ऐसा ऐसे कुछ था, मुझे अभी प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, तो समथिंग ऐसा ही था कुछ, है ना। स्कैटरिंग उसकी ज्यादा होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, और म्यू उसका ज्यादा होता है जिसकी वेवलेंथ कम होती है। ओवरऑल स्कैटरिंग उसकी ज्यादा होगी जिसका म्यू ज्यादा होगा सिंपली, है ना। तो हम लोग म्यू किसका ज्यादा, आर एस का ज्यादा है, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि आर एस की स्कैटरिंग ज्यादा होगी सिंपली, है ना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिचा वेइंग 40 kgf लीव्स पॉइंट P ऑन हर skateboard एंड रीचेस पॉइंट Q ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यानी कि ये है P पॉइंट, यहां से ऐसे गई Q पॉइंट, और फिर ऐसे चढ़ गई R पॉइंट, ये R, ये Q, ये P, ये कितना दिया है 3 मीटर, ठीक है। आप क्या बोला है, और ये है ग्राउंड लेवल, ठीक। ऋचा वेइंग 40 kg लीव्स पॉइंट पी ऑन हर स्केटबोर्ड, यहां से ऋचा जी आई, है ना, ऐसे ऋचा जी आई, क्यू तक आई, एंड रीचेस पॉइंट क्यू ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर उनकी वेलोसिटी थी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। उनका वेट कितना था, वेट इक्वल्स टू, वेट या फिर मास कह सकते हैं, मास हम लोग को इधर पता करना है ना, क्योंकि मास कितना है उनका 40 kg, 40 kg, और वेट है 40 kgf, दोनों में फर्क है, ठीक है। अब क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट क्यू, यानी के ई ऑफ रिचा एट पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा, रिचा जी का जो काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट क्यू पर, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वी मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हाफ इनटू एम कितना है 40 kg, और वी स्क्वायर यानी कि 100, 10 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20 × 100, 2000 जूल्स सिंपली। तो इसका पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी एट क्यू आ गया 2000 जूल्स, है ना। और क्या है, अब क्योंकि द वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट पी अबव द ग्राउंड, इसकी हाइट पूछी है ना। यूज जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, यानी कि पी से क्यू तक हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है सिंपली, है ना। तो पॉइंट पार्ट बी करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाली स्टेटमेंट लिखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पीई एट पी प्लस के ई एट पी इक्वल्स टू पीई एट क्यू प्लस के ई एट क्यू, है ना। अब पीई एट पी क्या हो जाएगा, एम जी एच प्लस के ई एट पी। अब यहाँ थी क्योंकि इन्होंने अपनी सफर की शुरुआत करी थी, तो शुरुआत में तो इनकी वेलोसिटी थी जीरो, स्पीड थी जीरो, है ना। और पीई एट क्यू जब यहाँ पहुंच गई तो इनकी हाइट कितनी बची, हाइट रही जीरो, हाइट होगी जीरो, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू जीरो, है ना। और के ई कितनी, के ई अभी हम लोग निकाल चुके हैं 2000 जूल्स, सिंपल। तो एम जी एच इक्वल्स टू 2000, और एच कितना आ जाएगा, एच इक्वल्स टू 2000 अपॉन एम जी, या फिर हम लोग कह सकते हैं 2000 अपॉन 40 इंटू 10, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 5 मीटर। ये पी की हाइट आ गई ग्राउंड से 5 मीटर, है ना। तो ये पी की हाइट आ गई। अब पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी क्या कहता है, पार्ट सी कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट आर,
पॉइंट आर तक, है ना, व्हाइल मूविंग फ्रॉम क्यू टू आर, क्यू से आर जाने पर क्या हुआ, शी लूजेस 500 जूल ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन। अच्छा, इसका मतलब सिंपली हुआ ये कि ऋचा जी जब 5 मीटर ऊपर थी उनके पास कितनी एनर्जी थी, 2000 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना। वो जब यहाँ से यहाँ पर आई उनकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रही, यानी कि 2000 जूल की एनर्जी कंजर्व रही। जैसे ही वो क्यू पे पहुंची वो सारी सारी जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल था वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एट क्यू में बदल गई। लेकिन जब वो क्यू से आर गई तो 2000 जूल में से उन्होंने 500 जूल किसमें खर्च कर दिया, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, यानी कि 2000 जूल में से 500 जूल वो फ्रिक्शन खा गया। बाकी जो बचा होगा वो बचेगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपली, है ना। तो यानी कि 2000 में से 500 जूल तो खर्च हो गया फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो बचा कितना, रिमेनिंग एनर्जी इक्वल्स टू 1500 जूल्स, है ना। 1500 जूल बचा। अब उसमें से 1500 जूल बचा, उसमें से ये क्या है, पीई एट आर प्लस केई एट आर इक्वल्स टू 1500, है ना। अब पीई एट आर कितना है, ये 3 मीटर क्योंकि ऊपर 3 मीटर ऊपर है, इसका मतलब एम जी इंटू 3 प्लस केई आर इक्वल्स टू 1500। एम मतलब अब कितना है, एम इज 40 इंटू 10 इंटू 3 प्लस के ई एट आर इक्वल्स टू 1500। 43 120 1200, यानी के ई एट आर कितना आ गया 1200 प्लस के ई एट आर इक्वल्स टू 1500। तो के ई एट आर इक्वल्स टू 1500 माइनस 1200 इक्वल्स टू 300 जूल्स, यानी कि 300 जूल्स। क्योंकि देखो अब आर एक हाइट पर भी है और आर पे के ई भी पूछा, यानी कि इस पॉइंट पर ऋचा जी के पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और एनर्जी कुछ वेस्ट भी हो गई है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी भी तो माइनस करना पड़ेगा, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में नहीं गई, ये कुछ हाइट पर है ना। कुछ हाइट पर इस वजह से कुछ जो हम लोग की एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी में होगी, बाकी जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी 300 जूल बचा, दैट विल बी आर इसमें क्या, काइनेटिक एनर्जी। एंड इसी के साथ हम लोगों का ये वाला सेकंड पार्ट कम्स टू एन एंड, है ना। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग इन द सेंस कि ये पूरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। और होपफुली चीज़ें काफ़ी रिवाइज हो गई हूँ, चीज़ें काफ़ी समझ में आई हूँ एंड कुछ नया सीखने को मिला हो तो और अच्छी बात है ना। एग्जाम से पहले एंड होपफुली अच्छा करोगे ये सब, मतलब देख कर कि मतलब एग्जाम में थोड़ा बहुत हाँ दिमाग चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को सोचना है, किस हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करना है ना। तो होपफुली वो चीज़ थोड़ी स्ट्रांग हो रही हो। तो फिलहाल इस लेक्चर के फिलहाल इतना ही, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।